हेलो दोस्तों, हम अपने लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। हम पिछले लेक्चर में आपको छोड़ चुके थे कि बता चुके थे कि चौरी चौरा इंसिडेंस जब हो गया था तो कैसे गांधी जी ने कॉल ऑफ कर लिया था अपने जो हमारा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था। इसके बाद से हम आगे देखेंगे कि किस प्रकार से ये सिविल डिसओबीडियंस की तरफ मूव किया है। 1922 में बता चुके कि महात्मा गांधी ने विड्रॉ किया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को। फिर उसके बाद से उन्होंने महसूस किया कि यहाँ पे जो कई जगह दंगे भड़क गए हैं, वायलेंट हो गया है, तो सत्याग्रही को प्रॉपर ट्रेनिंग की आवश्यकता है, क्योंकि उन्हें क्या है, उन्हें रेडी करना होगा किस प्रकार से मास स्ट्रगल के लिए उन्हें रेडी कर सकते हैं। अर्थात उनके अंदर नॉन जो आपका ये हिस्सा था, नॉन कोऑपरेशन तो ठीक था, बट ओवरऑल नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को चलाने के लिए जो उनके पास नॉन वायलेंस की जो शिक्षा चाहिए वो उनके अंदर अभी भी उसकी कमी दिख रही थी। गांधी जी ने इस वजह से फरवरी 1922 में जो घटना चौरी चौरा में हो गई थी, इसमें ग्रामीण जो जनता थी, आक्रोशित जनता थी, उसने थाने को ही लूट लिया था और जला दिया था। इसमें 22 पुलिस वालों की मौत हो गई थी। तो उन्होंने गांधी जी महसूस किया कि अभी भी जनता को मास लेवल पे इसका बड़ा स्ट्रगल करना है, तो उसके लिए एबल होना होगा, रेडी होना होगा, प्रॉपर ट्रेनिंग की आवश्यकता होगी। और कांग्रेस के अंदर भी कुछ नेता ऐसे ही थे जो मास स्ट्रगल से थक चुके थे और चाहते थे इलेक्शंस में भाग लेना। प्रोविंशियल काउंसिल के जो इलेक्शन होने वाले थे उसमें भाग लेना चाहते थे, और वो दैट हैड बीन सेट अप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जो 1919 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, उसके अंदर जो प्रोविंशियल काउंसिल की इलेक्शंस की बात की गई थी, तो उसमें वो पार्टिसिपेट करने के लिए राजी हो गए थे, क्योंकि वो थक चुके थे मास लेवल के जो स्ट्रगल है, मूवमेंट है उसके। उन्होंने महसूस किया कि इम्पॉर्टेंट है ब्रिटिश पॉलिसीज को अपोज करना, तो उनकी काउंसिल के अंदर ही जाके वो करें, सुधार करने के लिए आर्ग्यू करें, और ये भी दिखाएं कि इन काउंसिल्स को कि यही केवल डेमोक्रेटिक कि ये काउंसिल्स हैं, ये ट्रूली डेमोक्रेटिक नहीं हैं। तो इस प्रोविंशियल काउंसिल वाला जो कॉन्सेप्ट है, CR दास, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, जो आज के जो कह सकते हैं ये आपके जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, उनके पिताजी थे मोतीलाल नेहरू, उन्होंने मिलकर स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन किया कांग्रेस के अंदर ही, एंड टू आर्ग्यू फॉर रिटर्न टू काउंसिल पॉलिटिक्स। और वो निकल आए काउंसिल पॉलिटिक्स में, मतलब इन्होंने पार्टी बना करके जो कांग्रेस पार्टी थी, पार्टी के अंदर ही पार्टी बना दी जिसका नाम था स्वराज पार्टी, और वो काउंसिल इलेक्शंस लड़ने के लिए, प्रोविंशियल काउंसिल का जो इलेक्शन था उसमें लड़ने के लिए वो आगे बढ़े। अब क्या हुआ कि जो हमारे उस समय जो उनके ही बेटे जवाहरलाल नेहरू थे, सुभाष चंद्र बोस थे, ये यंग लीडर्स थे, काफ़ी रेडिकल विचारधारा के थे, तो ये चाहते थे कि नहीं, इन्होंने इन्होंने दबाव डाला क्या कि हम रेडिकल मास एजिटेशन, बड़े लेवल पे व्यापक हम आंदोलन करेंगे, और हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, हमें इस प्रकार का डोमिनेंट स्टेटस वगैरह का कॉन्सेप्ट हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए। इस प्रकार के जो इंटरनल डिबेट हैं, इन सच अ सिचुएशन ऑफ इंटरनल डिबेट एंड डिसेंशन, 2 फैक्टर्स अगेंस्ट शिफ्ट इंडियन पॉलिटिक्स टुवर्ड्स द लेट 1920 के आते आते हमारे 2 फैक्टर यहाँ पर देखने को मिलता है। आंतरिक बहस, आंतरिक संवाद, इंटरनल डिबेट होने लगा सिचुएशन में। पहला क्या था हमारा कि उस समय वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन था। 1920 के दशक में जो हमारा कह रहे हैं, लेट 1920 के दशक जो देखोगे आप, तो पूरा का पूरा उसमें क्या करते हैं, व्यापक विश्वव्यापी मंदी छाई गई थी। एग्रीकल्चर के प्राइसेज 1926 से गिरते हुए आ रहे थे और 1930 में तो कोलैप्स हो गया था। तो एग्रीकल्चर गुड्स की डिमांड गिर रही थी, एक्सपोर्ट डिक्लाइन हो रहा था। पीजेंट्स ने पाया कि उनके हार्वेस्ट, उनके जो उपज हैं बिक नहीं रहे हैं, उनके रेवेन्यू कैसे वो पे करेंगे। 1930 तक पूरे देश में टर्मोइल आ गया था, चारों तरफ अफरा तफरी, भूख हड़ताल, सारे जगह इस देखने में मिलता। इस जो सबके पीछे जो हमारा स्टोरी है वो है क्या, अगेंस्ट द बैकग्राउंड ऑफ द न्यू टॉरी गवर्नमेंट इन ब्रिटेन। वहाँ पर ब्रिटेन में उस समय एक नई सरकार आ गई थी जिसके टॉरी गवर्नमेंट का, तो नई सरकार आई थी। तो इस घटना के बैकग्राउंड में उसने क्या किया, ब्रिटेन ने एक स्टैट्यूटरी कमीशन, सांविधिक जो आयोग गठन किया। उस समय उसके अध्यक्ष बना दिए गए सर जॉन साइमन, और भेजा गया कि जाइए आप 1919 का जो आपका किया गया था, जो इंडियन एक्ट लागू किया गया था, उसके हिसाब से देखिए कि भारत में किस प्रकार से संविधान का विकास होने लायक है, नहीं है, क्या क्या कमियां हैं, क्या सुधार करना होगा, क्या करना पड़ेगा। इसका सर जॉन साइमन को यहाँ भेजा गया।
इसके रिस्पॉन्स में, नेशनल मूवमेंट के रिस्पॉन्स में सेटअप करने के लिए कमीशन आया था वहीं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम ऑफ इंडिया कैसे होगा, किस प्रकार से, क्या इसमें चेंजेज होने चाहिए, इसके लिए वो सौरजम यहाँ पर आए। लेकिन प्रॉब्लम क्या था कमीशन में कि यहाँ पर एक भी इंडियन मेंबर नहीं था। आप हमारे यहाँ का संविधान कैसा होगा, कौन कौन से इसमें भाग लेना, हमारे यहाँ का बताना चल, और हमारे यहाँ का कोई सदस्य शामिल नहीं है इसमें, सारे के सारे ब्रिटिश मेंबर थे। जो यहाँ के नेता थे बिखर पड़े कि आप हमारे देश का संविधान बनाना चाहते हो और हमारे देश का एक भी मेंबर इसमें नहीं है, हाउ इट कैन बी पॉसिबल। सारे के सारे नेता, सारे के सारे लोग इसका विरोध किए और गो बैक साइमन का नारा इन्होंने दिया, गो बैक साइमन। 1928 में आए यहाँ पर, 1927 में कमीशन का फॉर्मेशन किया गया था, 1928 में यहाँ पर आए, सबने बहुत अच्छे से स्वागत किया इस स्लोगन के साथ कि आप वापस जाओ, गो बैक साइमन, गो बैक साइमन। ऑल पार्टी जितनी भी थी, इंक्लूडिंग द कांग्रेस और मुस्लिम लीग, सभी ने इस प्रदर्शन में भाग लिया। इस एफर्ट को विजयी बनाने के लिए क्या हुआ, इन एन एफर्ट टू विन देम ओवर, इस प्रयास से उस पर विजय पाया जाए। सही है, वायसराय ने क्या किया, उस समय लॉर्ड इरविन वायसराय थे यहाँ का, उसने 1929 में अनाउंस किया अ वैग ऑफर ऑफ डोमिनियन स्टेटस फॉर इंडिया इन एन अनस्पेसिफाइड फ्यूचर। देखिए यहीं पर वो गेम खेल गए। अब वो हमारी चूँकि मांग थी गो बैक साइमन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन विकास डेवलपमेंट होगा, अगर होना चाहिए तो हमें शामिल करिए, वो करिए, सारे नेताओं का विरोध था। यहाँ पर जो लॉर्ड इरविन था वो गेम खेल गया। गेम खेला क्या, बोला कि कहा कि ऐसा ठीक है, हम आपको क्या करते हैं, अभी आपको डोमिनियन स्टेटस देते हैं। डोमिनियन स्टेटस को वर्ड समझ लीजिए, इसका मतलब होता है एक वेग ऑफर, मतलब कि वहीं क्लियर नहीं था क्या ऑफर, लेकिन डोमिनियन स्टेटस का मतलब समझिए क्या है। इसका मतलब ये है कि आप के यहाँ संविधान होगा, आपके यहाँ आपका होगा, सब कुछ होगा, आपके यहाँ संविधान आपका सब कुछ होगा, लेकिन आप हमारे अंडर में रह के आपकी स्वतंत्रता होगी। आप आज़ाद भी होगे लेकिन हमारा रूल चलेगा, आप हमारे रूल के अंडर रहिए और काम करते रहिए। इस प्रकार का जब ऑफ़र मिला, भविष्य कैसा रहा पता नहीं, और एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाई कि आइए आपका फ्यूचर का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा, आइए हम आपको मीटिंग में बुलाते हैं। इस बात से कांग्रेस नेता संतुष्ट नहीं थे। जो कांग्रेस के अंदर भी रेडिकल्स थे, बता चुके हैं, सुभाष चंद्र बोस थे, जवाहरलाल नेहरू वगैरह थे, इनके द्वारा जो लीड किया जाए जवाहरलाल नेहरू सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, ये ज़्यादा बेफर पड़े। अरे ये गजब हाल है यार, एक तो पता नहीं हमें डोमिनियन स्टेटस देने की बात कर रहा है, हमारा संविधान बनाने की बात कर रहा है, और कह रहा है डोमिनियन स्टेटस देंगे, बेफर पड़े। इसमें जो लिबरल और मॉडरेट वाले थे ना, ये प्रपोज कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम, ब्रिटिश डोमिनियन की फ्रेमवर्क के अंदर ही अपना कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क चाहिए मुझे। यहाँ पर यही थोड़ा सा वीक पॉइंट लगता है कि ना, इसमें हम विचारों से सहमत हैं जवाहरलाल नेहरू सुभाष चंद्र बोस के कि नहीं, हमें चाहिए तो फुल आज़ादी चाहिए, आप हमारे ऊपर राज नहीं करो, ब्रिटिश डोमिनियन का अंदर में रह करके हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाएंगे। ग्रेजुअली लॉस्ट द इन्फ्लुएंस, और इस इन्फ्लुएंस खो दिया, और ये इन्फ्लुएंस बना रहा कि हमें अपना पूर्ण स्वराज चाहिए। देख लीजिए 1929 दिसंबर में प्रेसिडेंसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में क्या हुआ, लाहौर कांग्रेस सेशन फॉर्मलाइज किया गया और उसमें पूर्ण स्वराज की डिमांड की गई, या फुल इंडिपेंडेंस को कहा जाता है। यह डिक्लेयर किया गया कि 26 जनवरी 1930 को इंडिपेंडेंस डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा। 26 जनवरी 1930 को एज ए इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया जाएगा, जब लोग व्हेन पीपल वर टू टेक अ प्लेस टू स्ट्रगल फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस, हमें पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, पूर्ण आज़ादी चाहिए, इसके लिए हम शपथ लेंगे, इसके लिए शपथ लेकर हम संघर्ष करेंगे। लेकिन ये जो सेलिब्रेशंस था बहुत कम अटेंशन अट्रैक्ट कर पाया अपने तरफ। महात्मा गांधी ने एक रास्ता पाया क्या कि इस एब्स्ट्रैक्ट आइडिया ऑफ फ्रीडम को हम क्या करें अपना डेली लाइफ में, हम किस प्रकार से इसको छोटे छोटे इशूज को हम टच करा करके हम आगे मॉस लेवल तक इसको जा सकें। मैंने कहा ना, गांधी जी जो है ना, एक उनको अगर इस प्रकार से हम कहें कि राजनेताओं में वो संत थे और संतों में वो राजनेता थे, गजब के राजनेता थे। जब देखते थे कि मास लेवल पे माहौल बन गया है तो अपनी लीडरशिप क्वालिटी को ला करके वहाँ पर अपने लीड कर लेते थे। चारों तरफ माहौल बन रहा था पूर्ण स्वराज इसका उसका 1930 इसी बीच में देखिए वो 30 में अपना साल्ट मार्च शुरू कर देंगे, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। देखिए जो महात्मा गांधी
ने पाया कि साल्ट क्या है, एक पावरफुल सिंबल है जो पूरे राष्ट्र को यूनाइट कर देगा, दैट कुड यूनाइट देने पूरी, मतलब एक साल्ट ऐसा हमारा पावरफुल सिंबल मिल गया है, नमक, जो कि पूरे नेशन को यूनाइट करने की क्षमता रखता है। क्यों? क्योंकि समझिए कि क्योंकि ये ऐसा नहीं कि केवल ये गरीबों की यूज में आता है नमक, गरीब हो अमीर हो सब लोग इसके प्रति क्या है, यूज करने के लिए आदि है। कोई भी इससे वंचित नहीं हो सकता है कि वो कह दे हम नमक का यूज नहीं करते हैं। तो गांधी जी का जो अगर एक बात हकीकत में कहें तो वो बहुत ही इस प्रकार के व्यक्ति थे जो कि एकदम वो छोटा से छोटा जेन्युइन मुद्दा जो सबके काम का हो वो उठा देते। देखिए इतना सटीक साल्ट को लिया कि इसमें से कोई गरीब हो अमीर हो श्रमिक हो कोई भी हो इससे बच नहीं सकता था। तो उन्होंने 31 जनवरी 1930 को उन्होंने एक लेटर लिखा वायसराय इरविन को, ये कहते हुए कि हमारी 11 डिमांड्स हैं, इनको पूरा करिए, हम आपको अल्टीमेटम देते हैं। इनमें से कुछ क्या थे, जनरल इंटरेस्ट के थे, कुछ स्पेसिफिक डिमांड थे डिफरेंट क्लासेज के, कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट के डिमांड थे, कुछ पीजेंट्स के थे। देखिए कितना सटीक उन्होंने किया, 11 डिमांड भेजे इरविन के पास, कहा इसमें से कुछ सामान्य इंटरेस्ट के थे, कुछ स्पेसिफिक डिमांड थे डिफरेंट क्लासेज के अलग अलग ग्रुप्स के, कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट के, कुछ पीजेंट, सबको शामिल कर लिया। इंडस्ट्रियलिस्ट को शामिल किया, पीजेंट्स को शामिल किया, किसानों को शामिल कर लिया, डिफरेंट सोसाइटी के क्लास के जो भी हैं उनको शामिल कर लिया, कुछ सामान्य हित हैं सबके सबको। ये जो है ना, ये आइडिया कि हम सबको शामिल कर लें, यही तो है कि जो पूरे इंडियन सोसाइटी के सारे क्लास को आइडेंटिफाई करें, ये क्षमता जो थी ना ये केवल गांधी जी के अंदर थी। द आइडिया वॉज टू मेक द डिमांड्स वाइड रेंजिंग, सारे हमारे व्यापक स्तर पर इसकी डिमांड शुरू हो, सारे के सारे जो क्लास हैं इंडियन सोसाइटी के अंदर अपने आप को पहचान सकें, उसके साथ पहचान रखें और हर कोई एक यूनाइट होकर के इस कैंपेन के अंदर आ जाए। और जो सबसे झकझोरने वाली जो डिमांड थी वो क्या था कि हमें इस सॉल्ट टैक्स को ख़त्म करना, वी हैव टू एबॉलिश द सॉल्ट टैक्स। सॉल्ट टैक्स क्या था, सॉल्ट क्या था, देखिए मैंने अभी कहा ना, सॉल्ट चाहे पुअर द्वारा चाहे अमीर द्वारा सबके द्वारा क्या किया जाने वाला है, कंज्यूम किए जाने वाला आइटम था। और ये क्या है कि हमारे जो भोज्य पदार्थ है फूड का सबसे इसेंशियल पार्ट्स में से एक आता है। इस सॉल्ट पे जो टैक्स लगता है, द टैक्स ऑन सॉल्ट एंड द गवर्नमेंट मोनोपोली ओवर इट्स प्रोडक्ट्स, महात्मा गांधी डिक्लेयर्ड रिवील्ड मोस्ट ऑप्रेसिव फेस ऑफ ब्रिटिश रूल। कहा कि इस आप नमक पे टैक्स लगाते हो, गवर्नमेंट की इसकी प्रोडक्शन के ऊपर मोनोपोली, महात्मा गांधी ने डिक्लेयर किया कि ये ब्रिटिश सरकार का, ब्रिटिश रूल का सबसे ऑप्रेसिव फेस है, सबसे भयानक फेस है इसका, कि ये नमक पर टैक्स बढ़ा रही है जो कि जीवन में सबसे ज़रूरी चीज़ों में से एक माना जाता है भोजन के लिए। महात्मा गांधी का लेटर वहाँ पर अल्टीमेटम था, यदि उनकी डिमांड्स 11 मार्च तक फुलफिल नहीं की गई तो कांग्रेस एक सिविल डिसओबीडियंस कैंपेन स्टार्ट करेगा। आप मुझे जो करना हो कर लेना, पहली बात हम आपको कोऑपरेट नहीं करेंगे, दूसरी बात हम आपकी जो भी ऑर्डर्स होंगे हम उसको पोलाइटली हम क्या करेंगे, डिसएग्री कर जाएंगे, मानेंगे ही नहीं, डिसोबे कर जाएंगे। वही है सिविल डिसओबीडियंस, सिविल एकदम सभ्य तरीके से डिसोबे कर जाएंगे। कैंपेन स्टार्ट किया। इरविन निगोशिएट करने के लिए अनविलिंग था, उसकी इच्छा नहीं थी कि निगोशिएट किया जाए। महात्मा गांधी ने अपनी फेमस साल्ट मार्च स्टार्ट किया। एक क्वेश्चन बनता है कि महात्मा गांधी स्टार्टेड हिज साल्ट मार्च फ्रॉम वेयर, ठीक है, कहाँ से स्टार्ट किया, कितने लोगों से स्टार्ट किया। तो महात्मा गांधी ने अपने फेमस साल्ट मार्च स्टार्ट किया 78 लोगों के साथ। ये मार्च जो हमारी जो पदयात्रा थी 240 मील की थी, 24 दिन लगे थे, हर दिन 10 माइल चलते थे लोग। और वहाँ पर जाके जब महात्मा गांधी रास्ते में जाते थे, जहाँ वो रुकते थे वहाँ पर लोगों को बताते कि स्वराज का मतलब क्या है और उन्हें ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन में आना चाहिए, योगदान देने, सहयोग। 6 अप्रैल को दांडी पहुँचते हैं और वहाँ पर प्रतीक के रूप में हम क्या करते हैं, इस लॉ को भंग करते हैं, क्या करके, वो सी वाटर को जो हमारा होता है उसको उबाल करके पानी बनाया, धूप में रखी तो सूख जाता है, तो उबाल के पानी में उबाल के जो हमारा है नमक बनाया, नमक बना करके इस हमारा नमक बनाने का था कि हाँ देखिए हम आपके नमक वाले जो कानून है उसको हम तोड़ रहे हैं, हम विनय पूर्वक हम कहते हैं कि ये हमारा अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे। और उन्होंने लिया। उस दिन से वो तो आता है कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो हमारे दांडी जो मार्च है
इसमें कितने लोगों ने भाग लिया था? तो 78 वॉलंटियर्स थे। कितने दिन की हमारी यात्रा हो गई? तो 24 डेज़ का हो गया। कितने वो लगा था हमारा, कितना दिन रोज़ चलता था? 10 चलता था। टोटल माइल्स कितना था? 240 माइल्स, 240 मील की यात्रा। इस प्रकार से ये जो क्या था ना, डिसओबीडियंस मूवमेंट का भी शुरुआत थी हमारी। अब कोई पूछ सकता है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से ये अलग कैसे था? अब पीपल वर नाउ आस्क्ड नॉट ओनली टू रिफ्यूज कोऑपरेशन। अब पीपल केवल कोऑपरेशन को रिफ्यूज ही नहीं करने लगे थे, बल्कि ब्रिट्स के साथ, बल्कि दे हैड डन इन 1921 बट आल्सो टू ब्रेक। अब देखिए वही बात मैंने कहा ना, पहले ही बता चुके कि अब केवल नॉन कोऑपरेशन ही नहीं रह गया था कि हम आपके साथ कोऑपरेट ही नहीं करेंगे, बल्कि ये भी करेंगे कि हम आपके द्वारा कॉलोनियल लॉ जो भी बनाएंगे उसको हम ब्रेक भी करेंगे। हज़ारों की संख्या में देश में लोग क्या किए? सॉल्ट लॉ को तोड़े, सॉल्ट बनाए और गवर्नमेंट के सामने, गवर्नमेंट की सॉल्ट फैक्ट्री जो थी उसके सामने विरोध प्रदर्शन किया। मूवमेंट बढ़ता गया। फॉरेन क्लॉथ्स को बाइकआउट किया गया। लिकर शॉप्स को पिकेट किया गया। पिकेट का मतलब होता है कि जो एंट्रेंस पॉइंट होता है किसी भी कंपनी का या ऑफिसेज का, उसको क्या कर घेर लेना, बंद कर देना, रोक देना। तो पिजेंट्स थे, रेवेन्यू पे करने के लिए इनकार करने लगे। चौकीदारी जो टैक्सेस था उसको बंद करने लगे। विलेज ऑफिसर्स ने रिजाइन करने लगे। और भी बहुत सारी जगहों पे फॉरेस्ट जो पीपल थे उन्होंने फॉरेस्ट लॉ को वायलेट किया। रिजर्व फॉरेस्ट में लकड़ी बीनने के लिए जो, और गैस और गायों को भैंसों को चराने के लिए जो उनके कैटल का राइट था, वो उसको भी उन्होंने क्या किया कि हाँ मुझे चाहिए। इन सारे डेवलपमेंट से परेशान होकर जो कॉलोनी गवर्नमेंट थी, कांग्रेस लीडर्स को एक बाई एक करके गिरफ्तार करने लगी। धीरे धीरे ये हमारा वायलेंट कई जगहों पे हमारा भड़कने लगा, बढ़ने लगा। जब अब्दुल गफ्फार, जो कि क्या थे, महात्मा गांधी के एक अनन्य भक्त कहें या उनके शिष्य कहें, को 1930 में गिरफ्तार कर लिया गया। गुस्साई भीड़ ने पेशावर की गलियों में विरोध प्रदर्शन करना स्टार्ट कर दिया। अस्त्रों से सजे हुए कारों को जलाया गया, फूंक दिया गया। पुलिस फायरिंग की गई। अनेक लोग मारे गए। 1 महीने बाद जब महात्मा गांधी स्वयं गिरफ्तार हो गए थे तो सोलापुर के पुलिस पोस्ट पर भी अटैक होने लगा। इंडस्ट्रियल वर्कर ने अटैक कर दिया। म्यूनसिपल बिल्डिंग, लॉ कोर्ट्स, रेलवे स्टेशन, सबको क्या कर दिया गया? जलाने, तोड़ने फोड़ने लगा गया। सारे जो स्ट्रक्चर्स जो सिम्बलाइज करते ब्रिटिश रूल को, सबको जला कर वो कर दिया गया, तोड़ फोड़ की गई। पीसफुल जो सत्याग्रही थे उन पर अटैक किया गया। वुमन और चिल्ड्रन को पूरी तरह से पीटा गया। लगभग 1 लाख से ज़्यादा लोग को अरेस्ट किया गया। इस प्रकार के सिचुएशन में महात्मा गांधी ने एक बार फिर से कॉल ऑफ कर लिया मूवमेंट को, और इरविन के साथ 5 मार्च 1931 को, जिसको गांधी इरविन पैक्ट कहते हैं, उनके साथ एक साइन किया। इस पैक्ट के अंदर क्या था? गांधी जी ने कंसेंट किया कि हाँ हम अपने जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है उसको कॉल ऑफ करेंगे, बैकअप करेंगे। और गांधी जी को उन्होंने कहा कि चलिए ठीक है, आपको जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931 में, आपको हम वहाँ पर बुलाते हैं। जैसा कि आप जानकारी होगी कि जो कांग्रेस थी हमारी, वो कांग्रेस थी, वो फर्स्ट जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है उसको क्या कहते हैं, बॉयकॉट कर दिया था। ठीक है। और जो गवर्नमेंट थी तो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बुलाया गया इनको लंदन में, और गवर्नमेंट क्या गई थी, पॉलिटिकल जो प्रिजनर्स थे उनको रिलीज करने के लिए राजी हो गई थी। लेकिन दिसंबर 1930 में गांधी जब वहाँ लंदन गए कॉन्फ्रेंस के लिए, तो वहाँ पर क्या कहते, वार्ता का जो नियम थे वो थे सब तोड़ करके कोई इसे लाभ नहीं मिला, और गांधी जी वापस निराश होकर लौट गए। जब वापस लौटे तो इन्होंने देखा क्या कि गवर्नमेंट ने इस प्रकार के रिप्रेशन शुरू कर दिया है। गफ्फार खान और जवाहरलाल नेहरू को भी, दोनों को जेल में डाल दिया गया। कांग्रेस को इलीगल घोषित कर दिया गया। सीरीज ऑफ मेजर्स हैड बीन इम्पोज्ड टू प्रिवेंट मीटिंग्स। अनेक प्रकार की जो मीटिंग्स करने के लिए वो तो सब पे रोक लगा दी गई। डिमॉन्स्ट्रेशंस, बॉयकॉट, सब पे रोक लगा दी गई। किसी भी प्रकार के विद ग्रेट अप्रिसिएशन महात्मा गांधी ने क्या किया, फिर से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को स्टार्ट करने की घोषणा की। लेकिन 1 साल के अंदर ये मूवमेंट कंटिन्यू रहा, लेकिन ये 1934 में अपने मोमेंटम खो दिया। मतलब कि अब उसमें उतना जान नहीं रह गया था जैसे उसमें हो क्या गया था। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि जैसे भाई अभी ये 1930 में शुरू किए थे, 1931 में शुरू किए थे, साल भर में बंद कर दिए, साल भर चला नहीं, बंद कर दिए, फिर वहाँ से चले गए, मीटिंग किए, फिर कॉल ऑफ करेंगे,
तो इनका ऐसे ही चलता रहेगा। तो फिर लोगों को थोड़ा सा जो है इंटरेस्ट कम होने लगा। 19 वहाँ से वापस लौट कर आते हैं, फिर शुरू करते हैं, फिर चलता है किसी तरीके से, बहुत कम है उसमें हेल्प मिलता है, लोगों का पार्टिसिपेशन कम मिलता है। 1934 तक जाते जाते ये मोमेंटम अपना खो देता है। सबने इस मोमेंटम को कैसे कैसे देखा, हाउ पार्टिसिपेंट्स सॉ द मोमेंटम, इसमें जो जो अलग अलग ग्रुप्स आएंगे उन्होंने कैसे कैसे हमारा इसको देखते हैं, उसको देखते हैं। उनके आइडियल्स क्या थे, जो अलग अलग ग्रुप्स थे कैसे मूवमेंट को ज्वाइन किया, उनके आइडियल्स क्या थे, उनका स्वराज का मतलब क्या था। जो कंट्री साइड में है, जो रिच पीजेंट्स थे, कम्युनिटी थी, जैसे पाटीदार गुजरात के, जाट उत्तर प्रदेश के, मूवमेंट में एक्टिव पार्टिसिपेंट थे। कमर्शियल क्रॉप्स के बड़े प्रोड्यूसर होने के नाते उन्हें ट्रेड डिप्रेशन और फॉलिंग प्राइस से बहुत ही नुकसान हुआ था। कैश इनकम उनकी गायब हो गई थी। वे अपने आप को पाए कि हम गवर्नमेंट के रेवेन्यू को जो देना है, गवर्नमेंट की रेवेन्यू जो डिमांड है उसको हम पे नहीं कर पाएंगे, और उन्होंने सरकार को रेवेन्यू देने से मना करने के लिए क्या किया, दे लेड टू वाइड स्प्रेड रिसेंटमेंट। अब इनके ये व्यापक अपनी पहुंच बनाने लगे इस प्रकार के सेंस में। देखिए थोड़ा सा समझिए क्या मतलब है। मतलब ये दे रहा है कि जो हर प्रकार के अलग अलग कम्युनिटी के लोग अपने अलग अलग इंटरेस्ट की वजह से इस मूवमेंट में शामिल होने को रेडी थे। जो रिच पीजेंट थे उनका ये कहना था, जैसे गुजरात के पाटीदार, उत्तर प्रदेश के जाट एक्टिव क्यों थे, क्योंकि इन्हें था, क्योंकि आर्थिक मंदी के और इन सब के चलते उनका व्यापार, उनका वो कमर्शियल सारा का सारा ठप हो गया था। इनके पास इतना रेवेन्यू नहीं था, कैश इनकम नहीं था कि गवर्नमेंट के रेवेन्यू जो डिमांड थी कि इतना मुझे चाहिए वो फुलफ़िल कर सके। इस वजह से कि कहीं हो सकता है इस वाइड स्प्रेड जो हमारे सेंटिमेंट है, इसकी वजह से हमारा क्या हो कि डिमांड, हम अपने उस जो सरकार द्वारा रेवेन्यू डिमांड की गई है इसमें छूट मिल जाए, राहत मिल जाए, हमें ना करना पड़े। और यही जो रिच पीजेंट्स हैं सिविल डिसोबेडिएंट मूवमेंट के एंथुसियास्टिक सपोर्टर थे। मैंने कहा ना कि वही बात, अपनी कम्युनिटी को ऑर्गेनाइज करना, टाइम पे कई बार क्या करना कि रिलक्टेंट मेंबर्स की तरफ फोर्स करना, बायकॉट प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना, ये इनकी आदत क्या मतलब, देखिए सबका इंटरेस्ट अलग अलग है, सब अपने अपने जो इनिशियल जो हमारे प्रॉफिट्स हैं, लाभ हैं, उसके हिसाब से वो लोग काम कर देते हैं। अब इसमें देखने वाली बात है, उनके लिए स्वराज का मतलब क्या है कि हाई रेवेन्यूज़ के अगेंस्ट लड़ना। देखिए कहा ना उन्हें कि सबके अलग अलग इंटरेस्ट, अपने अपने हिसाब से वो क्या करते थे, कोई जिसका जिस प्रकार से उसका इंटरेस्ट फुलफ़िल हो उसी हिसाब से वो उसमें पार्टिसिपेट करता था। लेकिन समझिए, लेकिन वो डीपली डिसअपॉइंटेड थे जब मूवमेंट को कॉल ऑफ कर लिया 1931 में। मैंने बताया ना कि अभी ऑन करिए, अभी लॉन्च करिए अपना कैंपेन, पता चले साल भर में बाद से पता आपको वापस कर लेना है, कॉल ऑफ कर। बड़ा निराश हुई ये सब। और मूवमेंट को जब फिर 1932 में किया गया तो बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया। मैंने कहा है पहले ही कह चुका हूँ। जो ग्रामीण सोसाइटी थे, पुअर पीजेंट्री थे, वो कैसे थे, वर नॉट जस्ट इंटरेस्टेड इन द लोअरिंग ऑफ द रेवेन्यू डिमांड। ये इनकी रेवेन्यू जो डिमांड थी, ये न केवल इसमें इंटरेस्टेड थे, बल्कि उसमें से ऐसे बहुत लोग स्मॉल टेनेंट्स थे, छोटे जो काश्तकार थे, जो लैंड को कल्टीवेट करते थे, तो वो क्या करते, लैंडलॉर्ड के हमारे उससे परेशान थे। वो चाहते थे कि वो टैक्स ना देना पड़े। लेकिन जैसे जैसे डिप्रेशन कंटिन्यू हुआ और कैश इनकम और कम हुआ, स्मॉल टेनेंट फाउंड पाया कि ये अपने जो रेंट है ये भी नहीं दे पाएंगे, लगान भी नहीं दे पाएंगे। तो ये चाहते थे कि लैंडलॉर्ड से इन्हें रेमिट मिल जाए, जो रेंट देना है वो उनको ना देना पड़े। सो उन्होंने क्या किया, रेडिकल मूवमेंट्स को ज्वाइन कर लिया। रेडिकल मूवमेंट्स में इस सेंस में, क्योंकि वो समय हमारा जो गरीब सोसाइटी था अधिकतर इन्फ्लुएंस्ड था वहाँ पर समा सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट विचारधारा से। तो वो अपने हक को पाने के लिए क्या करते थे, हथियारों की भी सेवा लेने से कोई परहेज नहीं करते थे। देखिए ऑफन लेड बाई द सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट में बताए हैं, अप्रहेंसिव ऑफ रेजिंग इशूज दैट माइट अपसेट द रिच पीजेंट एंड लैंडलॉर्ड्स। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या है कि जो इशू आ रहे थे, और इसमें ख़ास तौर पे जो रिच पीजेंट्स और लैंडलॉर्ड के मुद्दे थे, कहीं इससे ऐसा ना हो कि हम इसको ध्यान ना दें। अगर केवल हम मुद्दों को ध्यान दें, जो पीजेंट लो इनकम पीजेंट्री हैं जो हमारे, अगर उनको ध्यान दें तो हमारे जो बड़े काश्तकार या बड़े वो हैं जो लैंडलॉर्ड्स हैं, उनके जो रद्दी के फंडिंग्स जो हैं वो कैसे काम करेंगे। तो इन चीज़ों में बड़ा थोड़ा कांग्रेस दुविधा में फंस जाती है। देखिए हम किसको सपोर्ट करें, क्या नो रेंट कैंपेन वाले को सपोर्ट करें, या जो वहाँ पर लो रेवेन्यू डिमांड वाला उसको सपोर्ट करें। इस प्रकार से
पुअर पीजेंट और कांग्रेस के जो रिलेशनशिप है इसमें बड़ा अनसर्टेनिटी बना रहता था। अब इस बिजनेस क्लास का क्या होगा? इन्होंने कैसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को देखा? तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान इंडियन जो मर्चेंट थे और इंडस्ट्रियलिस्ट थे, इन्होंने बहुत सारा प्रॉफिट कमाया था और बहुत पावरफुल हो गए थे। इस चीज़ को आप चैप्टर नंबर 5 में देखोगे। आप कह रहा है कि अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए इन्होंने क्या किया, कॉलोनियल पॉलिसीज के अगेंस्ट में रिएक्शन स्टार्ट किया और जो बिजनेस एक्टिविटी थी उसको रिस्ट्रिक्टेड किया। मतलब कि जो इनकी बिजनेस एक्टिविटी को रिस्ट्रिक्ट करती थी वैसी कॉलोनियल पॉलिसी के अगेंस्ट में इन्होंने अपना रिएक्शन स्टार्ट किया। सबकी अपने अलग अलग स्टैंड्स हैं, इंटरेस्ट हैं। यही इसका टॉपिक था कि किस प्रकार से सारे लोग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को देखते हैं। ये इसका देखिए, ये क्या चाहते थे? ये चाहते थे कि जो फॉरेन गुड्स आ रही हैं इनके इंपोर्ट्स पर क्या कहो, इसके अगेंस्ट में प्रोटेक्शन मिले। रुपये स्टर्लिंग फॉरेन एक्सचेंज रेशियो जो हो वो हमारा क्या कर सके, बढ़िया हो, जिससे क्या हो हमें इंपोर्ट को डिस्करेज मिले, जो कम से कम आवे। अपन बिजनेस इंटरेस्ट को ऑर्गेनाइज करने के लिए उन्होंने एक इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कांग्रेस 1920 में, IICC 1920 में, और FICCI 1927 में, फेडरेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज को इस्टेब्लिश किया। प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियलिस्ट जैसे थे पुरुषोत्तम ठाकुरदास और GD बिरला। ये इंडस्ट्रियलिस्ट ने कॉलोनियल कंट्रोल पे अटैक किए, मतलब कि हमारी इंडियन इकोनॉमी पे जो कॉलोनियल कंट्रोल है उस पर उन्होंने प्रहार किया और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सपोर्ट किया जब इसे पहली बार लॉन्च किया गया था। फाइनेंशियल असिस्टेंस भी दिए और मना किया खरीदने के लिए और खरीद और बेचने के लिए, क्या कि इम्पोर्टेड गुड्स को ना हम खरीदेंगे ना हमसे बेचेंगे। अधिकतर जो बिजनेसमैन थे वो आए कि उन्होंने क्या देखा कि स्वराज को इस प्रकार से कि जो कॉलोनियल रेस्ट्रिक्शंस या बिजनेस पर जो भी हो वो ज़्यादा दिन तो टिक नहीं पाएगा। ट्रेड और इंडस्ट्री फिर से हमारा फ्लरिश करेगा किसी बिना बाधा के। लेकिन क्या हुआ कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की फेलियर के बाद बिजनेस ग्रुप उस तरीके से हमारा एंथुजियास्टिक अब नहीं रह गया था, क्योंकि उसे भी पता था कि अब लग रहा है कि इससे कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। अब उन्हें क्या किया, मिलिटेंट एक्टिविटीज़ के थ्रू उन्हें दबाया गया। वे परेशान थे कि किस प्रकार से हमारा बिजनेस क्लास आगे बढ़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे हमारा सोशलिज्म का ग्रो हुआ वो इस बात से परेशान थे कि हमारे जो कांग्रेस के जो यंगर मेंबर्स थे, जैसे आपका कह सकते हैं आप जवाहरलाल नेहरू जी हैं, वो सुभाष चंद्र बोस थे, ये थोड़ा सा सोशलिज्म को सपोर्ट करने वाले थे। चित्तरंजन दास वगैरह, चित्तरंजन दास नहीं और सब जो मेंबर्स और भी थे, इन्होंने क्या कहते हैं, जो यंग मेंबर थे इनका जो सोशलिज्म के प्रति झुकाव था, तो ये क्या करते थे, थोड़ा सा जो वर्कर्स ग्रुप है इसको सपोर्ट करते थे। तो इनका पता चले कि ये लोग इंडस्ट्री को सपोर्ट कम करते हैं, इसको सपोर्ट ज़्यादा करेंगे तो फिर क्लासेज होना ही होना था, क्योंकि उनकी डिमांड कुछ अलग, इनकी डिमांड कुछ अलग थी। इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में देखिए, इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लासेज डिडंट पार्टिसिपेट इन सिविल डिसोबीडियंस। मैंने कहा ना कि इसमें बड़े लार्ज नंबर पे क्या करेगा, उसमें सपोर्ट नहीं करेगा, एक जगह नागपुर रीजन को छोड़ करके। जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट कांग्रेस के नज़दीक आते थे वर्कर्स से दूर हट जाते थे, क्योंकि दोनों का जो इंटरेस्ट है वो अलग अलग होता है। कोई कहता है कि हमें क्या करें, हमें छूट मिल जाए, कोई कहे कि हमारी पेमेंट बढ़ोतरी हो, हमारा ये हो, ये लोग हमारा शोषण करते हैं। तो सबकी अलग अलग डिमांड है, उसको फुलफिल करने में लिए हमारा सारा का सारा ये है। और कुछ इसमें वो नहीं कह रहा, वहीं कह रहा है कि बस सिविल डिसोबीडियंस में दोनों का हमारा क्लास में देखने मिलता है। कुछ अलग हमारा इंपॉर्टेंट फीचर्स का सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का हमारा, तो वो लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन भी रहा था। गांधी जी ने साल्ट मार्च किया तो उसमें हज़ारों की संख्या में महिलाओं ने भाग लिया था। अपने घरों से निकली, उसे सुना, उस प्रोटेस्ट मार्च में भाग भी लिया, नमक भी बनाया। हाँ, लेकिन देखिए फिगर में देख सकते हैं आप, बहुत सारी महिलाएं देखने को मिलेंगी आपको, ठीक है। A lot of women have been participated in the salt march. फॉरेन क्लॉथ्स को जलाया, पिकेटेड किया लिकर शॉप्स को, अनेक सारी जेल भी गई। हाँ, लेकिन अर्बन एरियाज में ये जो महिलाएं थी, ये जो आई थी ना, ये भी हाई कास्ट फैमिली की थी। ग्रामीण इलाकों में भी जो रिच पीजेंट्स थे उनके घरों की ही महिलाएं थी। गांधी जी के आह्वान के बावजूद, गांधी जी के आह्वान से उन्होंने क्या किया था
देश की सेवा में तो अपने आगे आ गए, लेकिन गांधी जी क्या करते थे, इन महिलाओं की वो कहते थे कि ये आपका एक पवित्र कर्तव्य है। पब्लिक रोल तो इनका बड़ा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि क्यों कि महिलाओं की जो पोजीशन थी समाज में वो सुधर गई, नहीं। गांधी जी एक कन्विंस करते थे, इस परसुएड करते थे कि जो महिलाओं की जो ड्यूटी है ना, ये है कि आप घर गृहस्थी को ही अच्छे तरीके से संभालिए, अच्छी माँ बनिए, अच्छी पत्नियाँ बनिए। इनका ये सोच था। एक्टिव पार्टिसिपेशन होने के बावजूद गांधी जी का ये विचार था कि महिलाएं अपने उस कार्य में ही सबसे बेहतरीन होती हैं, घर गृहस्थी के काम में, अच्छी माता बनने में, अच्छी पत्नियां बनने में। हाँ, लेकिन लंबे टाइम के बाद कांग्रेस में भी महिलाओं को एंट्री कराने में, अच्छी पोजीशन देने में, ऑर्गेनाइजेशन में वो क्या किए, सपोर्ट करने लगे। ये क्या था, उनके सिंबॉलिक प्रेजेंस का द्योतक था। अगला हमारा लिमिट्स क्या क्या रहे थे।